नमस्कार। पूर्वी मोर्चे के भू राजनीति के इस अहम सामरिक विश्लेषण में स्वागत है। आज हम भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा में हो रहे उन बड़े और तेज बदलावों को डीकोड करेंगे जो सिर्फ भूगोल तक सीमित नहीं है, बल्कि सच कहें तो पूरे दक्षिण एशिया का डिफेंस लैंडस्केप बदल रहे हैं। शुरुआत एक बहुत ही गंभीर और हाई स्टेक्स सवाल से होती है। सोचने वाली बात है कि क्या होगा अगर किसी देश का सबसे संवेदनशील रणनीतिक कॉरिडोर अचानक से अस्थिर हो जाए, एक ऐसा चोक पॉइंट जो पूरे के पूरे एक हिस्से को देश की मुख्य भूमि से व्यावहारिक रूप से काट सकता है। ये कोई थ्योरी नहीं है, बल्कि इस वक्त की एक बहुत बड़ी भू राजनीतिक चिंता है। तो इस विश्लेषण की रूपरेखा बिल्कुल स्पष्ट है। सिलीगुड़ी कॉरिडोर की भेद्यता, बांग्लादेश का भू राजनीतिक झुकाव, चीन और पाकिस्तान का प्रभाव, सीमा प्रबंधन की जटिलताएं, पश्चिम बंगाल में सुरक्षा सुधार और अंत में क्षेत्रीय भविष्य का मूल्यांकन। चलिए, सबसे पहले आते हैं भाग 1 पर, सिलीगुड़ी कॉरिडोर की भेद्यता। भूगोल के नजरिए से सिलीगुड़ी कॉरिडोर, जिसे अक्सर चिकन नेक भी कहा जाता है, कुछ जगहों पर सिर्फ 20 से 22 किलोमीटर ही चौड़ा है। अब सामरिक दृष्टि से देखें तो 20-22 किलोमीटर कुछ भी नहीं है। रक्षा विशेषज्ञों के लिए ये एक क्रिटिकल चोक पॉइंट है, जो पूर्वोत्तर भारत को जोड़ने वाली इकलौती लाइफलाइन है। इस पतली सी पट्टी की सुरक्षा पर ही पूरे पूर्वी मोर्चे की रक्षा टिकी हुई है। इस चुनौती को जो चीज़ और भी ज्यादा जटिल बनाती है, वो है 4000 किलोमीटर से ज्यादा लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा जो बांग्लादेश के साथ साझा होती है। इसका सबसे बड़ा हिस्सा सीधे पश्चिम बंगाल से लगता है। इतनी विशाल और खुली सीमा को मैनेज करना अपने आप में एक बहुत बड़ा स्ट्रेटेजिक सिरदर्द है। अब बढ़ते हैं भाग 2 की ओर, बांग्लादेश का भू राजनीतिक झुकाव। ऐतिहासिक रूप से इस पूरे क्षेत्र ने बड़े बदलाव देखे हैं, बंगाल विभाजन से लेकर पूर्वी पाकिस्तान के दौर तक और फिर 1971 में बांग्लादेश के बनने तक। लेकिन अब मौजूदा वक्त में मोहम्मद यूनुस और तारिक रहमान जैसे चेहरों के साथ जो सत्ता परिवर्तन हो रहे हैं, वो कूटनीति के एक बिल्कुल नए और थोड़े चिंताजनक अध्याय की शुरुआत कर रहे हैं। इस नए कूटनीतिक शिफ्ट का सबसे बड़ा सबूत नागरिक प्रशासन की ट्रेनिंग में देखने को मिलता है। पिछले 53 सालों से ये परंपरा थी कि बांग्लादेशी अधिकारी भारत के मसूरी में ट्रेनिंग लेते थे, लेकिन अब रणनीतिक बदलाव के तहत वे लाहौर, पाकिस्तान जा रहे हैं। ये भले ही सिर्फ एक एडमिनिस्ट्रेटिव कदम लगे, लेकिन इसका जियोपॉलिटिकल मैसेज बहुत गहरा है। भाग 3, चीन और पाकिस्तान का प्रभाव। यह ध्यान देने वाली बात है कि ये कूटनीतिक समन्वय धीरे धीरे मिलिट्री स्ट्रैटेजी में कैसे बदल रहा है। पाकिस्तान बांग्लादेश को चीनी JF-17 फाइटर जेट का सिम्युलेटर सप्लाई कर रहा है। उधर तारिक रहमान अपनी पहली संभावित विदेश यात्रा के लिए चीन के बारे में सोच रहे हैं और विदेश मंत्री की चीन के वांग यी से मुलाकात भी हो चुकी है। ये सब मिलकर एक नए त्रिपक्षीय गठजोड़ की तरफ इशारा कर रहा है, जो सीधा सीधा क्षेत्रीय सुरक्षा के लिए एक चुनौती है। चलिए आगे बढ़ते हैं भाग 4 की तरफ, सीमा प्रबंधन की जटिलताएं। ग्राउंड पर सीमा की हकीकत कागज पर खींची गई लकीर से बिल्कुल अलग है। यहाँ सुंदरबन जैसे बेहद दुर्गम इलाके हैं, खतरनाक दलदल है और बॉर्डर लाइन के ठीक ऊपर घनी आबादी वाले गांव बसे हैं। इसके साथ ही सीमा पार माइग्रेशन का एक लंबा इतिहास भी जुड़ा है। इन सब वजहों से यहाँ कोई नॉर्मल फेंसिंग या बाड़ लगाना लगभग नामुमकिन हो जाता है। जब पारंपरिक तरीके काम नहीं आते तो बिल्कुल अलग हटकर सोचना पड़ता है। ये सुनने में अजीब लग सकता है, लेकिन लगभग 174.5 किलोमीटर के उन दलदली इलाकों में जहां फेंसिंग मुमकिन नहीं है, वहां अवैध घुसपैठ रोकने के लिए अब मगरमच्छ और सांप जैसे प्राकृतिक जीव छोड़ने की अपरंपरागत योजनाओं पर विचार चल रहा है। अब बात करते हैं भाग 5 की, पश्चिम बंगाल की सुरक्षा सुधार। इन सभी राष्ट्रीय सुरक्षा चिंताओं के जवाब में राज्य स्तर पर बहुत तेजी से कदम उठाए जा रहे हैं, जैसे BSF की फेंसिंग के लिए सिर्फ 45 दिनों के अंदर 600 एकड़ जमीन अलॉट करना। इसके अलावा पुलिस भर्ती में उम्र सीमा में 5 साल की छूट देना और भारतीय न्याय संहिता जैसे केंद्रीय कानूनों को सख्ती से लागू करना। ये सभी कदम बॉर्डर एडमिनिस्ट्रेशन को मजबूत और अभेद्य बनाने के लिए हैं। इस पूरे सिक्योरिटी ओवरहॉल का एक अहम हिस्सा सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट यानी CAA है। हालांकि घरेलू राजनीति में इसे लेकर काफी बहस है और आलोचक इसे धर्म आधारित भेदभाव बताते हैं। लेकिन अगर पूरी तरह से रक्षा और प्रशासन के न्यूट्रल नजरिए से देखा जाए तो अथॉरिटीज के लिए ये सीमा पार से होने वाले माइग्रेशन को पहचानने और मैनेज करने का एक सख्त कानूनी टूल है।
इसके साथ ही कई और बड़े प्रशासनिक बदलाव भी हो रहे हैं। रुकी हुई राज्य जनगणना को फिर से शुरू करना, आयुष्मान भारत योजना लागू करना, सार्वजनिक वध को स्ट्रिक्ट वेटरिनरी सर्टिफिकेट से रेगुलेट करना और बड़े मामलों की जांच सीबीआई को सौंपना। एक डिफेंस एनालिस्ट के नजरिए से ये अलग-अलग घटनाएं नहीं हैं, बल्कि एक संवेदनशील सीमावर्ती क्षेत्र को लंबे समय तक स्टेबल रखने का एक सिंक्रोनाइज्ड प्रयास है। और अंत में भाग 6 क्षेत्रीय भविष्य का मूल्यांकन। ये भू राजनीतिक खेल सिर्फ बॉर्डर तक ही सीमित नहीं है, इसमें रिसोर्स मैनेजमेंट का एंगल भी शामिल है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण तीस्ता नदी के पानी का बंटवारा है। एक तरफ बांग्लादेश अपने फायदे के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर समझौते की मांग कर रहा है, तो दूसरी तरफ पश्चिम बंगाल को अपनी लोकल खेती और सिंचाई की जरूरतों को भी तो देखना है। ये कूटनीति और घरेलू अर्थशास्त्र के बीच एक बहुत ही नाजुक बैलेंसिंग एक्ट है। निष्कर्ष ये निकलता है कि पूर्वी मोर्चे को सुरक्षित रखने के लिए अब हार्ड सिक्योरिटी और कूटनीति के बीच एक सूक्ष्म संतुलन चाहिए। एक तरफ चीन के बाहरी प्रभाव को रोकना और सिलीगुड़ी कॉरिडोर को बचाना सर्वोपरि है, तो वहीं दूसरी तरफ जरूरी व्यापारिक रिश्तों को भी कायम रखना है। और ये तभी मुमकिन है जब भावनात्मक नैरेटिव से बाहर निकलकर बिल्कुल ऑब्जेक्टिव और स्ट्रेटेजिक फैक्ट्स पर ध्यान दिया जाए। अंत में ये पूरी स्थिति एक बहुत बड़ा रणनीतिक सवाल छोड़ जाती है। भविष्य में दक्षिण एशिया में शांति और स्थिरता का रास्ता आखिर कहाँ से होकर गुजरेगा? क्या ये आक्रामक सुरक्षा नीतियों से आएगा या फिर गहरे आर्थिक सहयोग से? एक सख्त बॉर्डर की जरूरत और आपसी सहयोग के बीच का ये बैलेंस ही तय करेगा कि आने वाले दशकों में इस क्षेत्र का भविष्य क्या होगा। इस सामरिक विश्लेषण से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।